दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एनआईएस डीएलएड के 2023 के जजमेंट में क्वालिफिकेशन के बाद से बीपीएससी टीआरई 3 में जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी है उनका एलिजिबल करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई है और उसका कोर्ट ऑर्डर भी आपको आ चुका है। इन सभी की कॉपी भी आ चुकी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बहुत सारे सवाल अपने पीछे वह छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर बात करते हैं, पहला पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम देखें तो पहला ये है कि क्या भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगेगा। जी हाँ, जो आपका पता होगा जिस तरह से क्या जो रिजल्ट जारी हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। टीआरई 3.0 का जो है यहाँ पर बात करें तो क्या उसका जो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो जाएगा या फिर जो रिजल्ट जो जारी हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या एनआईएस डीएलएड सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चौथा प्रश्न कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो क्या पुनः परीक्षा होगी। ऐसे तमाम प्रश्नों का जो जवाब है इस ऑर्डर में छुपा हुआ है और इस ऑर्डर में पूरा आया है, तो अंत तक जरूर रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और हम जानेंगे, आपको पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं कि प्रक्रिया पर भी जो रोक बता दें कि सामान्य सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। तो दोस्तों हम बता दें कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की बात कही है। यानी कि सीधा सा मतलब यह होता है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वह अभ्यर्थी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा अगर टोटल कैंडिडेट की बात करें जो कि इस केस में शामिल थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो मेंशन किया है लगभग 36,000 टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कट थे, जो कि बात कर लेते हैं ये केस में वो लोग थे। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस सबमिट दैट अराउंड लगभग 36,000 कैंडिडेट जो हैं टोटल के टोटल इसमें है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो एक एक करके आपके प्रश्नों के जवाब के बारे में, क्या सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिला है, तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों हम बात करें कि क्या जो एनआईएस के सभी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन सभी को मौका मिलेगा या फिर मिला है, तो ऐसी नहीं है बात। जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे सिर्फ उनको ही मौका दिया जाएगा। और दूसरा सवाल यह है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में रोक लगेगी, तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया में रोक नहीं लगेगी और भर्ती पर कोई यहाँ पर रोक नहीं लगने की बात कही जा रही है। दोस्तों हम बात करें तो प्रक्रिया में जो भी इनका टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से चल सकती है, और जब तक कि राज्य सरकार और जो बीपीएससी ना चाहे, अगर राज्य सरकार और बीपीएससी कुछ क्लैरिफिकेशन अगर चाहे और हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे तो वह चाहे तो इस भर्ती प्रक्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक नहीं लगाई है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या भर्ती में जो रिजल्ट घोषित हुआ है वो रद्द हो जाएगा। देखिए, इसको दो कंडीशन में हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 215 कैंडिडेट के कह सकते हो कि यहाँ पर इनके हिसाब से मतलब जो भी एप्लीकेशन फाइल किया है उसके उन कैंडिडेट को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो लगभग 215 कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, क्यों वो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, और अब जब रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है जो मेरिट बनी होगी वो नॉर्मल डीएलएड से मेरिट बनी होगी। अब यह लगभग 215 कैंडिडेट या फिर एक्चुअल डाटा जो भी बीपीएससी के पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल वही कैंडिडेट होंगे जो कि इस याचिका में कोर्ट को अप्रोच किए होंगे, तो जो एक्चुअल डाटा होगा उसके हिसाब से अगर मेरिट में वह आ रहे होंगे तो उनको जो है काउंसलिंग में शामिल कराना होगा। अब अगर वो काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो बिल्कुल फिक्स है, तो वहाँ से कुछ कैंडिडेट निकलेंगे जो कि नंबर में या फिर मेरिट में बिल्कुल लो में है और यहाँ पर लोअर में होंगे। तो बात करते हैं उस कंडीशन में कुछ बच्चे बाहर जा सकते हैं और कुछ अंदर आ सकते हैं। अब इसको लेकर के जो फिर से कोर्ट कचहरी में मामला फंस सकता है, क्योंकि एक बार जब रिजल्ट की घोषणा हो गई उसके बाद से वो कैंडिडेट भी, अब चूंकि आपको उन्होंने रिजल्ट देख लिया है और मेरा सिलेक्शन हो चुका है और काउंसलिंग में अब बस पार्टिसिपेट करना है, अब बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया जिसकी वजह से वो बाहर हो रहे हैं, तो उनका भी एक पक्ष बन जाता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना जो है पक्ष रख सकते हैं। तो ठीक है, तो यह जो है चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या
इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। एनआईए डीएलएड अभ्यर्थी को यह जो प्रश्न है वो सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है और इनको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन इतना आसान यह भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि नहीं आसान दिख रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। और यहाँ पर देख लो, आपको कुछ समस्याएं पहले चलना होगा। और जब हाल ही में कुछ दिनों पहले इनका जो है, इनफैक्ट इसी महीने की बात करें तो 1 महीने पहले की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन के नियम के आधार पर ही कंप्लीट होगी, बीच में खेल का नियम नहीं बदला जा सकता। और एनआईए डीएलएड अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई में ऐसी मतलब एलिजिबल नहीं था तब के टाइम में, 1 महीना पहले। और नोटिफिकेशन में वहीं पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था लगभग 10 दिसंबर 2024 को, जिसके मतलब जिसको इन्होंने कोर्ट भी किया था, ठीक है। और वही बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लगभग 10 अगस्त 2017 तक जो भी मतलब एम्प्लॉयमेंट में थे, और कह सकते हो कि अगर उन्होंने लगभग 18 मंथ का डिप्लोमा कोर्स किया है, कंप्लीट किया है, तो उनको इस डिप्लोमा को वैलिड डिप्लोमा के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और इसका मतलब यह है कि जो एनआईए डीएलएड वाले हैं वह सब वैलिड माने जाएंगे। और इसके सब सेक्शन 4 में उन्होंने बताया है ये सब जितने भी बातें हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों फिर वही बात कर लेते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा जजमेंट था उसमें यह भी बात कहता है कि एक बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, भर्ती प्रक्रिया उसी नोटिफिकेशन के तहत आगे बढ़ेगी। तो भर्ती नोटिफिकेशन में एनआईएस मतलब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं शामिल था, और दूसरा एनआईएस कभी मतलब इनएलिजिबल यानी अपात्र नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, तो अब दोनों चीजें एक दूसरे के मतलब कह सकते हो टरी हुई है। और जब राज्य सरकार अपना पक्ष दायर करेगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में तब चीजें और ज्यादा यहाँ पर क्लैरिफाई होंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस और जो एनसीटी हैं उनको जो एडवोकेट उपस्थित थे उनका भी पक्ष यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में रखा है, और दोनों ने इसको एलिजिबल माना है। और एनसीटी के जो एडवोकेट उपस्थित थे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मिस मनीषा, उनके जो है द्वारा कोर्ट को यह अवगत कराया गया कि उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और कोई भी आपत्ति नहीं है एनआईएस को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने या फिर एलिजिबल करने से। तो एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम कहाँ फंसे यह समझते हैं। तो राज्य सरकार यह कहती है कि चूंकि हम अब भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और आप मतलब कह सकते हो जजमेंट के बीच में खेल का नियम नहीं बदलेंगे, तो उस हिसाब से हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। और एनआईएस या फिर जो डीएलएड के कैंडिडेट है वह कोर्ट में यह पक्ष रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कभी भी बीच में इनको इनएलिजिबल यानी अपात्र नहीं माना जाएगा, और जब से इनका जजमेंट रिव्यू वाला प्रोनाउंस हुआ है उसी दिन से इनको कंसीडर किया जाएगा। और इसका मतलब यह हो गया कि कभी भी एनआईएस जो था वह अपात्र नहीं था, और राज्य सरकार यहाँ पर पक्ष रखेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही 2023 में जजमेंट दिया था, और एनआईएस जो वो अपात्र हैं फ्रेश रिक्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हमने अपना जो एडवर्टाइजमेंट है निकाला था। और आपके जजमेंट को आधार बनाते हुए अब चूंकि 2024 में जाकर आपने अपना जजमेंट के रिव्यू करके क्लैरिफाई किया है, तब तक हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थे, और एडवर्टाइजमेंट के नियम के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह भी आपने ही कहा है अपने जजमेंट में, तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन में एनआईएस जो वैलिड मतलब क्वालिफिकेशन शामिल नहीं था, और इस वजह से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में एनआईएस को दूर रखा जाए। और राज्य सरकार इस प्रकार का हल्फनामा दे सकती है, क्योंकि अगर इसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया तो बहुत सी चीज़ें फिर से विवाद के तौर पर उत्पन्न हो सकती है, होने लगेगी। और यह जो है राज्य सरकार कह सकती है, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उनकी शर्तों के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और वे चीज़ें फिर से सुप्रीम कोर्ट अब ये देखने होगा। दोनों एक ही चीज़ एक ही पॉइंट पर दोनों कंट्राडिक्टेड डिसीजन हो जाएगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि उन कभी इनएलिजिबल नहीं था, मतलब एनआईए कभी इनएलिजिबल नहीं था, और अब एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसी के नियम के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चलेगी। और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको मतलब अपात्र घोषित किया था 2023 में, और अब इन्होंने 2024 में फरवरी नोटिफिकेशन निकाला, तब तक ये अपात्र थे। और
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रभावी था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में आकर के क्लैरिफाई किया है कि एनआईएस अपात्र नहीं है बल्कि पात्र है। तो जब राज्य सरकार ने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद यह चीज़ें क्लैरिफाई की गई और इस वजह से राज्य सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में क्या जाकर रखती है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनआईएस संस्था की बात कर ले तो फिर से रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो उनको कोई आपत्ति नहीं है और इस भर्ती प्रक्रिया में एनआईएस को शामिल करने से, लेकिन राज्य सरकार का स्टैंड अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई एक कैंडिडेट भी इस लिस्ट से बाहर हो रहा है, क्योंकि अगर जितना सीट है उसके हिसाब से अगर रिजल्ट जारी किया गया तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट लोअर में होंगे और अगर नए कैंडिडेट को ऐड करना होगा तो लोअर वाले जो रैंक वाले होंगे उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर वो कोर्ट जाते हैं और इस प्रकार का विवाद फिर से छिड़ता है कि आप बीच के नियम में कैसे बदल सकते हैं, तो ये पूरा मामला एक बार फंस सकता है। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दे दिया है, इनको काउंसलिंग में शामिल कराना है, तो ये चीज़ें भविष्य में कैसे हो सकती है? क्योंकि बात कर लेते हैं, इनको शामिल कराया गया वो एक्चुअली में सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है। इस जजमेंट के आप लास्ट पैरा में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छठा पैराग्राफ में इन द एंटीम डीम इन एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि एनआईएस को काउंसलिंग में शामिल कराने वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है। और भविष्य में जाकर के अगर जजमेंट इनके अगेंस्ट में आता है तो इनकी जो प्रक्रिया भी रद्द की जा सकती है। सबसे बड़ा यह सवाल है कि राज्य सरकार यह प्रश्न उठा सकती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब हमारे नोटिफिकेशन में ये एज ए वैलिड क्लैरिफिकेशन थे ही नहीं तो ये परीक्षा में शामिल कैसे हुए? तो कुछ चीज़ें नेगेटिव पॉइंट है और एनआईएस की डीएलएड के संदर्भ में और कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनको एलिजिबल मान लिया है, तो देखना होगा कि इन दोनों पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट जो है वो हावी होता है। तो ये पूरी बातें निकल के आती है दोस्तों। अगर ये वीडियो को पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। एनआईए डीएलएड से कोई भी अपडेट हो हमारे चैनल पर। धन्यवाद।